हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्फीयर वाली चैप्टर जो कि 3D जियोमेट्री का है। तो स्फीयर बेसिकली क्या है, आप फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल ले सकते हो। फुटबॉल एक स्फीयर का एग्जांपल है। तो लेट्स से ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर जैसा लग रहा है। तो लेट्स से ये एक स्फीयर है और इसका जो है ये है सेंटर। और आपको पता है कि ये क्या है, ये है इसका रेडियस। लेट्स से सेंटर का हम नाम देते हैं ओ, और कोई भी एक पॉइंट इस स्फीयर के ऊपर उसका नाम देते हैं पी। ओके। और ये जो लाइन है आप देख रहे हो ओ से पी का डिस्टेंस, यही क्या है, ये है हमारा रेडियस, जो कि हमें पता है सेंटर टू ये रेडियस है। इसका हम नाम दे दिया आर। तो ओपी डिस्टेंस है आर, ये है रेडियस। सो लेट्स से पी का एक कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। पी क्या है, स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं। जो सेंटर है ओ, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। ओके। तो हमें पता है अगर दो 3D जियोमेट्री में अगर दो पॉइंट हमारे पास है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर। ये और ये पॉइंट की डिस्टेंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओ और पी का डिस्टेंस ही है हमारा स्फीयर का रेडियस। सो हम ये इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर। ओके। आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो हमें मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वेशन। ये भी एक स्फीयर की इक्वेशन है, तो इसको एक नंबर दे देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, तो ये एक स्फीयर हो गया जिसका सेंटर है x1 y1 और z1 पॉइंट पे। x1 y1 और z1 पॉइंट पे है ये वाला स्फीयर का सेंटर, जिसका रेडियस है r ऑब्वियसली। सो अब इसके एक स्पेशल केस ले लेते हैं। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, सेंटर होगा 0 0 0 पे। तो इस फॉर्मूला पे आप x1 y1 और z1 की वैल्यू में अगर 0 0 0 रखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है वो वाला स्फीयर की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन में है। ओके। ओरिजिन में जिसका सेंटर है, इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब एक काम करते हैं, तो एक्चुअली स्फीयर का एक जनरल इक्वेशन होता है। ओके। तो मैं उसे डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे डिराइव करूँ इस वाले क्वेश्चन से। ओके। सो अब ये स्क्वायर को फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला अगर इस इक्वेशन में हमने लगा दी तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x1 एक्स, ओके, 2x1 एक्स प्लस x1 स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम लिख रहे हैं ये x1 स्क्वायर माइनस 2x1 एक्स प्लस x1 स्क्वायर। अब इसकी बारी, आप ये नोट कर सकते हो, ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 2y1 वाई प्लस y1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z1 जेड स्क्वायर z1 जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके। तो अब एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक साइड में हम ले लेते हैं, x1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस 2x1 एक्स माइनस 2y1 वाई माइनस 2z1 जेड इक्वल्स टू, तो आर स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में अगर लाए तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। ओके। सो मैंने लिखना यहाँ पर भूल गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये भी था यहाँ पर। ओके। तो ये भी है यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर,
अब x1 की जगह पर माइनस जी, y1 की जगह पर माइनस एफ और z1 की जगह पर माइनस एच हम रखेंगे। ओके, ये वैल्यू रखेंगे x1 की जगह पर माइनस जी, y1 की जगह पर माइनस एफ, z1 की जगह पर माइनस एच। तो एक चीज आप देख सकते हो, जो हमारा पहला वाला इक्वेशन था यहाँ पर x1 y1 और z1 था हमारा सेंटर स्पेयर का, तो उसी तरीके से अगर x1 की जगह पर माइनस जी, y1 की जगह पर माइनस एफ और z1 की जगह पर माइनस एच होगा, तो सेंटर क्या होगा अभी माइनस जी, माइनस एफ और माइनस एच, ये होगा स्पेयर का सेंटर। तो इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमने रख दिया है x1 की जगह पर माइनस जी, तो यहाँ पर माइनस था माइनस टू x1 x, तो x1 की जगह पर हमने माइनस जी रख दिया, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी ये प्लस हो गया और यहाँ पर भी ये प्लस हो गया। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वो होल स्क्वायर था, तो क्योंकि वो माइनस प्लस x1, ओ तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे x1 की जगह पर माइनस जी, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो माइनस जी का भी स्क्वायर करेंगे, माइनस जी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो जी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब इस जगह पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस जगह पे हम रखेंगे सी। ओके, ये इक्वल्स टू सी। सो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, सो c इक्वल्स टू क्या है, अब अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसे ही दिया हुआ होगा, कुछ ऐसे फॉर्मेट में। ओके, सो यहाँ पर c का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, c इक्वल्स टू हमने लिखा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, सो अगर आपके पास c का वैल्यू हो और जी एफ एच जो कि सेंटर है, अगर इनका वैल्यू हो तो आप रेडियस को निकाल सकते हो कैसे। सो आर स्क्वायर हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, और आर की वैल्यू हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेडियस का एक फॉर्मूला, तो ये हमें बहुत काम में आएगा बाद में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे ही कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो यही स्फीयर की जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये नोट कर लो। तो इसकी बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर की। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक स्पेयर की इक्वेशन से उस स्पेयर की सेंटर और रेडियस को कैसे निकाले। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्पेयर की इक्वेशन ले लिया है, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर एक स्पेयर की इक्वेशन है ये, तो हम यहाँ से निकालेंगे स्पेयर की सेंटर का पॉइंट और उसकी रेडियस। सो ये देख लो, ये होता है स्पेयर की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ माइनस एच। अब यहाँ पर अब देखो एक चीज़ पहले आप कर लो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम उसको कुछ ऐसे लाएंगे। ओके, जिससे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 हो। ओके, अब देख सकते हो इसकी कोएफिशिएंट 1 है। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली 2 से डिवाइड कर दो सभी को। 2 से अगर हम सभी को डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इसको 2 से डिवाइड करें तो सिर्फ एक्स बचता है, 4y है, इसे 2 से डिवाइड करें तो 2y, 6z, इसे डिवाइड करें तो 3z, और 15 है तो इसे 2 से डिवाइड ऐसे ही हम रख देते हैं 15/2। सो अब हम इससे इसे कंपेयर करेंगे। ओके, तो आप अपनी किताब में देखोगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिया हो सकता है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो एक स्टेप घट गया वहाँ से, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया होता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको दिया हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं 1,
अब यहाँ पर लिखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज, तो वही वाला इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 15/2 था, तो और एक काम हम कर सकते हैं। 15/2 को हम अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा -15/2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हो गया, यही बात है। तो यहाँ पर प्लस सी का वैल्यू है -15/2। ओके, सी का वैल्यू हो गया 15/2, 2gx का वैल्यू हो गया x -x, 2fy का वैल्यू हो गया 2y, 2hz का वैल्यू हो गया -3z। सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव, कि ये दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करके हमें क्या मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो x है, यहाँ पर 2g इक्वल्स टू -1। x की कोएफिशिएंट हम देखेंगे, यहाँ पर x की कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पर x की कोएफिशिएंट है 2g। वी हैव 2g इक्वल्स टू -1 और g और -g इक्वल्स टू क्या होगा, g इक्वल्स टू -12, g इक्वल्स टू -12, -g इक्वल्स टू +12। ओके, नेक्स्ट और क्या मिला हमें, यहाँ पर 2fy इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ पर आप y की कोएफिशिएंट देखो +2, यहाँ पर y की कोएफिशिएंट 2f इक्वल्स टू 2। ओके, सो 2y इक्वल्स टू 2fy, y अगर कैंसिल हो जाए तो 2 इक्वल्स टू 2f, 2 इक्वल्स टू 2f इक्वल्स टू 2 और -f इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो जाएगा 1, -f इक्वल्स टू -1। अब बारी है 3z। ओके, यहाँ पर आप देखो 2hz है यहाँ पर और यहाँ पर है -3z। सो z से अगर कैंसिल कर दे तो 2h इक्वल्स टू -3, 2h इक्वल्स टू -3 है। कंपेयर करके हम कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को। अब यहाँ पर देखो तो ये सेम है, तो हम सिर्फ कंपेयर करेंगे ये वाला और ये वाला, और सी को हम यूज़ करेंगे जब हम रेडियस निकालेंगे। तो हम अभी सेंटर निकाल रहे हैं, तो 2h इक्वल्स टू -3 आ गया यहाँ से। सो -h इक्वल्स टू -3/2, h इक्वल्स टू -3/2, सो -h इक्वल्स टू +3/2। सो सेंटर इज, सो हम g, f और h की भी वैल्यू निकाल सकते थे। -g, -f, -h का वैल्यू हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम देखें जनरल इक्वेशन को तो यहाँ पर ये वाला जनरल इक्वेशन है और -g, -f और -h है सेंटर। ओके, जनरल इक्वेशन में तो अगर हम -g, -f और -h की वैल्यू निकाल पाए तो यही हो जाएगा सेंटर। तो सेंटर हमारा हो गया है हाफ -1 -3/2, ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। अभी निकालेंगे रेडियस का वैल्यू। तो एक बार आप देख लो कि सी का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, सी का कंपेयर करो, सी का -15/2। सो रेडियस का एक फॉर्मूला था r इक्वल्स टू √g² प्लस f² प्लस h² माइनस c, रूट के अंदर ही। ओके, सो ये था r की एक फॉर्मूला, r मतलब रेडियस। ओके, सो यूनिट है ये भी, ये यूनिट। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा ½ प्लस -1² प्लस -3/2² माइनस सी मतलब -15/2। सो यहाँ पर माइनस है तो हम ये हो जाएगा +15/2 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1 प्लस 3/2 -3/2, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 15/2 और 15/2 को हम लिख सकते हैं 30/4। कैलकुलेशन के लिए मैंने ये कर दिया।
सो यहाँ पर आप प्लस कर लो, 4 4 4 नीचे आ जाएगा 4, ये हो गया 9 + 1 10 + 30 40 + 1, ये हो जाएगा 10 प्लस हो गया √11 यूनिट। ये हो गया रेडियस और हमारा सेंटर जो है वो हो गया हाफ -1 -32। और एक इजी क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ हो x² + y² + z² इक्वल्स टू सपोज 9। सो ये बहुत ही आसान होगा, जहाँ पर x की पावर में 1 वाला इक्वेशन यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हो कि x² y² z² है और कोई भी x y और z वाला टर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सिंपली क्या होगा, x² + y² + z² इक्वल्स टू 3 को हम लिखेंगे 9 को 3²। सो सेंटर, ऐसी इक्वेशन में सेंटर हमेशा होता है, सेंटर होता है 0 0 0 ओरिजिन में, और रेडियस होगा, रेडियस r इक्वल्स टू 3। ओके, सो इसकी जो जनरल इक्वेशन होता है ये होता है x² + y² + z² इक्वल्स टू r²। अगर ऐसी फॉर्मेट में हम लिख पाए इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो इसका सेंटर होगा ओरिजिन में और इसकी रेडियस होगा ये r। ओके, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक स्पेयर की इक्वेशन निकाले जहां पर 4 पॉइंट्स जो है वो गिवन हो। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर 0 0 0 0 1 -1 -1 और 2 0 और 1 2 3। सो देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो एट फर्स्ट हम एक स्पेयर की जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि let the equation of the sphere, let the equation of the sphere be। तो यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन जो होता है स्पेयर का वो लिखेंगे x² + y² + z² + 2gx + 2fy + 2hz इक्वल्स टू + d इक्वल्स टू 0। इसको एक नाम दे देते हैं नंबर 1। अब देखो, क्योंकि ये वाला स्पेयर इन चारों पॉइंट से पास करता है, तो हम एक एक बार ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इस स्पेयर की इक्वेशन में रखेंगे और उनसे जो वैल्यू आता है उसको यूज करके हम स्पेयर की इक्वेशन जो है निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द स्पेयर passes through the given points, we have। क्योंकि ये वाला स्पेयर इन चारों पॉइंट से पास करता है, तो हमारे पास क्या है, तो क्या करेंगे हम, पहले ये वाली पॉइंट को हम यहाँ पर रखते हैं। तो इसको मतलब ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको हम x की जगह पर, इसको y की जगह पर और इसको z की जगह पर हम रखेंगे और उनसे क्या वैल्यू आता है वो हम देखेंगे। तो एट फर्स्ट आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट 0 0 0, तो x की जगह पर 0 रखेंगे, y की जगह पर भी 0 रखेंगे और z की जगह पर भी 0 रखेंगे। सो क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। y है यहाँ पर, y की वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। 2hz ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मिला है वो है d इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाला पॉइंट रखते ही हमको मिला है सिर्फ d इक्वल्स टू 0, d का वैल्यू आ गया 0 यहाँ से। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x की जगह पर 0 होगा, y की जगह पर 1 होगा और z की जगह पर -1 होगा। तो x की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे सो 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 + z² -1², सो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो 2gx, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो 2gx ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। y, यहाँ पर अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +2f।
यहाँ पर अगर z की जगह पर हम -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2h, और d की वैल्यू हमें पहले ही मिल चुका है, इक्वल्स टू 0 है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये आ गया। और एक इक्वेशन। अब ये थर्ड वाला जो है पॉइंट, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर दिया गया है x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू है 0। सो x की जगह पर अगर हम -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 4, z की वैल्यू 0 है। 2gx, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम रखेंगे -1, सो ये हो जाएगा -2g। 2fy, सो y की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4f, z की वैल्यू है 0, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। d की वैल्यू पहले से ही 0 है, सो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है 1 2 3, सो x की वैल्यू है 1 और y की जगह पर हम रखेंगे 2 और z की जगह पर 3, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, उसके बाद 2gx, x की वैल्यू है 1, सो हो जाएगा 2g, y की वैल्यू है 2, सो ये हो जाएगा 4f, z की वैल्यू है 3, सो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6h, d की वैल्यू है 0, सो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमें एफ एच और जी और एच की जो है वैल्यू निकालना है। सो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 हम कॉमन ले सकते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ये 2f - 2h इक्वल्स टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 1 + f - h इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। सो यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगा h - 1, यहाँ पर f की क्या वैल्यू आएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं हम। सो हमें इन चारों जो पॉइंट्स, मेनली ये जो 3 पॉइंट्स हमें 3 इक्वेशन हमें मिला, यहाँ से हम f g और h की वैल्यू को निकालेंगे। सो ये आ जाएगा 5 + 4f - 2g इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम f की वैल्यू रख के g और h में एक रिलेशन ला सकते हैं, वही करेंगे हम। h का वैल्यू है h - 1, f का वैल्यू 5 + 4 इंटू h - 1 - 2g इक्वल्स टू 0, और 5 + 4h - 4 - 2g इक्वल्स टू 0, 5 - 4 इक्वल्स टू 1, 4h 1 + 4h - 2g इक्वल्स टू 0, और यहाँ से h का क्या वैल्यू आ रहा है, 4h का, 4h इक्वल्स टू 2g - 1, 4h इक्वल्स टू 2g - 1, f इक्वल्स टू h - 1। ओके, अब इस लास्ट वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 4 + 1 9 + 1 10 14 प्लस 2g, आप ओके 2g इसको रखते हैं हम, g का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 2g + 4f, f की जगह पर हम h की वैल्यू रख सकते हैं और h की जगह पर 2g। सो h यहाँ से आ रहा है, h यहाँ से आ रहा है 2g - 1/4, 2g - 1/4। यहाँ से भी h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। f और g का एक रिलेशन यहाँ पर हम ला सकते हैं, f और g का। h का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, h की जगह पर 2g - 1/4 - 1 इक्वल्स टू 2g - 1 - 4 - 5/4। तो मैं इसको फिर से क्लीन करके लिखता हूँ कि क्या क्या वैल्यू हमें मिला अभी तक। सो यहाँ पर हमें मिला f इक्वल्स टू h - 1, और वहाँ पर हम जब h की वैल्यू हम रखा 2g - 1/4, सो ये हो गया 2g - 5/4, 2g - 5/4। और एक इक्वेशन था हमारा लास्ट वाला। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f की जगह पर
जी का ये वाला वैल्यू रखेंगे और एच की जगह पर भी जी वाला ये वैल्यू रखेंगे तो हमें जी का वैल्यू आएगा, और जी का वैल्यू मिला तो एच का भी वैल्यू निकल जाएगा और एफ का भी वैल्यू जो है निकल जाएगा। सो इसे हम सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। सो ये हो गया 14 प्लस 2g प्लस एफ की जगह पर रखेंगे अगर 4f, सो एफ की 4 इंटू एफ की जगह पर 2g माइनस 5/4 ये कैंसिल हो रहा है, प्लस 6f, 6 इंटू 2g माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। सो यहाँ पर आ रहा है 14 प्लस 2g प्लस 2g माइनस 5 प्लस 3 इंटू 2 6। ओके, सो 6g/2 माइनस 3 इंटू 1 3/2 इक्वल्स टू 0। सो 2g और ये कैंसिल हो जाएगा 3g। सो अगर हम ऐड कर देंगे इनको, सो 2g और ये 3 मतलब 7g। 14 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 9 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0, और 7g प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 15/2 इक्वल्स टू 0, और g इक्वल्स हो जाएगा माइनस 15/2 इंटू 7, सो माइनस 15/14। सो जी का हमें वैल्यू यहाँ पर मिल गया है, जी इक्वल्स टू माइनस 15/14। सो यहाँ पर एच का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एच इक्वल्स टू क्या था, 2g माइनस 1/4 इक्वल्स टू 2 इंटू जी का वैल्यू रखो माइनस 15/14, ये हो जाएगा 7 माइनस 1/4 इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, नीचे 7 अगर आ जाएगा सो हो जाएगा 7 इंटू 4 28 इक्वल्स टू माइनस 22/28। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 14, सो माइनस 11/14 ये आ गया एच का वैल्यू। सो एच इक्वल्स टू माइनस 11/14 ये आ गया एच का वैल्यू। आप देखते हैं कि एफ का वैल्यू हम कैसे निकाले। एफ की जगह पर रखे h-1 ये रख सकते हैं, h-1 क्योंकि h का वैल्यू हमें मिला है, ये ज़्यादा आसान होगा। माइनस 1/14 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस 14/14 इक्वल्स टू माइनस 25/14। सो एफ का भी वैल्यू मिल गया यहाँ पर। सो फिर से यहाँ पर रफली में लिख रहा हूँ। यहाँ पर जी का हमें क्या वैल्यू मिला, जी का वैल्यू मिला है माइनस 15/14। एच का वैल्यू मिला है यहाँ पर माइनस 11/14 और जी एच और एफ का जो वैल्यू मिला है यहाँ पर माइनस 25/14, और डी का वैल्यू हमें पहले ही मिल चुका था, वो है 0। अब ये जो भी हमें मिला एफ जी एच और डी का वैल्यू, ये चारों वैल्यू हम रखेंगे जो जनरल इक्वेशन था हमारा स्पेयर का, उन इक्वेशन में, और हमें जो है स्पेयर की इक्वेशन मिल जाएगा। सो ये है जो भी हमें मिला, और फिर से मैं लिख रहा हूँ वो वाला इक्वेशन। सो x² प्लस y² फ्रॉम 1, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फ्रॉम 1, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल्स टू 0, दैट इज। सो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे जी एफ और एच की जगह पर। सो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस ये माइनस हो जाएगा, सो जी माइनस है, एफ माइनस है और एच माइनस है, सो माइनस में आएगा आंसर। माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू रखो यहाँ पर, 2 इंटू 15/14 नीचे आ जाएगा 7, यहाँ पर है x माइनस 2fy, 2 इंटू एफ का वैल्यू 25/14। सो माइनस मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर कि एफ की वैल्यू माइनस है, सो इसको ही माइनस कर रहा हूँ 2 माइनस 2, और एफ की वैल्यू जो है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जी एफ और एच की वैल्यू जो है वो माइनस में है। सो ये जाएगा 25/14 और y आ जाएगा, ये भी कैंसिल होकर हो जाएगा 7 प्लस 2hz, सो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि h का भी जो वैल्यू है माइनस में है, माइनस 11/14, सो माइनस प्लस माइनस हो गया 2 इंटू 11/14 इंटू z
सो ये भी कैंसिल होकर ये हो जाएगा नीचे 7 और डी का वैल्यू है 0, सो इक्वल्स टू हम कर देंगे 0। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सभी के नीचे 7 आ रहा है यहाँ पर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा का पूरा, 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर जो 7 आ रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, ये सारा का सारा 7। सो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 25y और ये हो जाएगा 11z इक्वल्स टू 0। सो ये निकल करके आ रहा है हमारा फाइनल आंसर जो है स्फीयर का इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इस वीडियो में हम स्फीयर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है 3D जियोमेट्री से करने वाले हैं। तो लास्ट कुछ वीडियो स्फीयर का अपलोड हुआ था, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ये वाली क्वेश्चन, और यहाँ पर फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर की, ये थ्रो 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स अगर दिया हुआ हो तो उससे कैसे स्फीयर की इक्वेशन निकाले, ये वाले क्वेश्चंस हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा तो स्फीयर वाली जो प्लेलिस्ट चैनल में है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट के 3 वीडियोस जो है आप देख सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने देखा था कि जनरल इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है स्फीयर का। तो इस वाली वीडियो पे हमने ये 4 क्वेश्चन जो है करना है यहाँ पर, कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन निकाले, जहाँ पर ये चारों जो है कंडीशन अगर हो कि एक सर्कल से, एक पॉइंट से, या फिर एक सेंटर और पॉइंट दिया गया है, या फिर डायमीटर जो है विद डायमीटर की एक्चुअली पॉइंट दिया होगा। ओके, 2 पॉइंट यहाँ पर दिया होगा, सपोज पी एंड क्यू, जो कि डायमीटर की 2 साइड की पॉइंट है एक्चुअली। सपोज ये है डायमीटर, तो इस वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दिया हो सकता है। तो उस पॉइंट को यूज करके कैसे हमको स्फीयर का इक्वेशन मिलेगा, ये वाली क्वेश्चन हम करेंगे। और यहाँ पर है हैविंग अ ग्रेट सर्कल, कि ग्रेट सर्कल अगर दिया हुआ है, ग्रेट सर्कल का इक्वेशन, तो उससे कैसे हम स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे। जब ये वाली क्वेश्चन में कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ग्रेट सर्कल एक्चुअली क्या होता है स्फीयर में। तो फर्स्ट हम ये वाली इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कि विद सेंटर एंड ए पॉइंट, कि अगर सेंटर दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्फीयर की इक्वेशन निकालने से पहले यहाँ पर मैं उसकी जो जनरल इक्वेशन होता है उसको एक बार दिखा देता हूँ। ये होता है इसकी जनरल इक्वेशन। ओके, जो मैक्सिमम टाइम हमें यूज करना होता है, ये है जनरल इक्वेशन, जहाँ पर यहाँ पर सेंटर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा जी माइनस एफ एंड माइनस एच, ये हो जाएगा इसका सेंटर। तो ये उससे थोड़ा सा आसान है समझने के लिए, ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा आसान है, कि यहाँ पर अगर सेंटर है x1 y1 और z1 और रेडियस है इसका r, तो उस केस में स्फीयर का क्या इक्वेशन हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, तो ये हो जाएगा स्फीयर का इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है दिया गया है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, find the equation of the sphere, okay, having the center at 0 0 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिजिन में इसका सेंटर है और इसकी जो एक पॉइंट दिया गया है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है और बताया गया है कि एक इसका सेंटर भी दिया गया है। तो कैसे हम निकाले, तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। तो इस केस में हम जो है इसको यूज़ करेंगे। ओके, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस तो यहाँ पर है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस x1 y1 और z1
सेंटर का वैल्यू रखेंगे तो उस केस में हमें वहां से हम आर को निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is at 0 0 0 is equation of a sphere whose center is at 0 0 0 is। तो ऐसे एक स्पेयर की इक्वेशन क्या होगा जिसकी सेंटर 0 0 0 में है, तो वो हो जाएगा x माइनस 0। तो अगर यहाँ पर आपको 0 0 0 की अलावा कोई 1 2 3 कोई भी एक पॉइंट दिया गया हो तो आप ऐसे ही करना, x माइनस 0 इसकी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इसकी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, ये है रेडियस। ओके, इसका ही वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अभी हमें आर का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से अगर पास करता है तो यहाँ पर हम 1 इसे नाम दे देते हैं 1। सिंस द स्पेयर passes through, okay, passes through the point 1 2 3। तो क्योंकि ये इस पॉइंट से पास करता है तो इस पॉइंट को ये जरूर सेटिस्फाई करेगा, ये वाली सर्कल स्फीयर सॉरी। तो क्या होगा, हम एक्स वाई और जेड की जगह पर ये तीनों पॉइंट को रख देंगे। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमें जो है मिल गया है 14। तो इसका रूट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये वाली इक्वेशन में आर स्क्वायर का ही वैल्यू रखना है। यहाँ पर है 14। सो द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज, हम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वो वाली इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 14। सो द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 14। बस ये बहुत ही आसान वाली क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन। तो अभी ये वाली जो क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल से पास करता है और एक पॉइंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ओके, थ्रू द सर्कल सर्कल का इक्वेशन है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 4z प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6 एंड थ्रो द पॉइंट 2 3 1। सो ये वाली है पॉइंट और ये वाली है सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन हमेशा ऐसा ही होता है 3D में कि वहां पर ये चीज, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन है इतना तक, ये एक स्पेयर की इक्वेशन है और ये एक प्लेन की इक्वेशन है। तो हमेशा एक स्पेयर, एक 3D में हमेशा एक सर्कल का इक्वेशन एक प्लेन की इक्वेशन और एक स्पेयर की इक्वेशन से होता है। क्योंकि एक स्पेयर मतलब आप एक फुटबॉल को सोचो, तो उसको अगर हम कोई भी ऐसी प्लेन से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दो, सपोज आप एक तरबूज को भी सोच सकते हो कि वो एक फूल है और इसे मिडिल से काटा जाए, तो इसकी ये वाली ऊपर वाली या फिर नीचे वाली की अगर हम साइड में देखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक प्लेन की तरह हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ही होता है एक्चुअली में 3D में जब भी हम सर्कल का इक्वेशन करेंगे तो। और एक चीज आप समझो कि ये वाली जो सर्कल है ये इस स्पेयर की ये बीच वाली सर्कल नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो सकता है, अगर हम ऐसे भी काटेंगे किसी प्लेन को, सपोज ये एक बॉल है और इसे साइड से ऐसे काटा जाए
तो इसको अगर हम देखेंगे उसे ओपन करके तो यहाँ पर भी एक सर्कल हो जाएगा, छोटा सा सर्कल हो जाएगा। तो ये कोई भी सर्कल हो सकता है। और अगर इसे बीच में से ऐसे काटा जाए तो उस केस में जो सर्कल होगा उसे कहा जाएगा ग्रेट सर्कल। ओके, ग्रेट सर्कल। और उसकी उस सर्कल की जो रेडियस होगा वो स्फीयर का भी रेडियस होगा। तो उस वाली क्वेश्चन में हम इसको बात करेंगे। तो आपको कंसेप्ट सही होना चाहिए कि सर्कल कैसा होता है 3D जियोमेट्री में। एक स्फीयर को अगर एक प्लेन काट करेगा, तो सपोज ये एक स्फीयर है, ओके, तो इसे अगर एक प्लेन काटेगा तो उस केस में यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। ओके, अब इसको थोड़ा सा सोचना कि क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि स्फीयर है, सर्कल दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है। तो सर्कल से कैसे इक्वेशन लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, तो हम ऐसे लिखेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेट स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इस सर्कल से पास करता हुआ थ्रू द सर्कल, इसका इक्वेशन हम लिख देंगे। ओके, बी। तो मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगा, उस सर्कल का, स्फीयर का, इस सर्कल से पास करता हुआ। उसको हम ऐसे लिखेंगे कि पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे इतना तक, उसके बाद एक लैम्डा इसमें ऐड कर देंगे। सपोज ए इक्वेशन है स्फीयर का इतना तक, और पी इक्वेशन है इस प्लेन का, तो उस स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा ए प्लस लैम्डा पी। सपोज ये इक्वल्स टू 0 और पी इक्वल्स टू 0 है, तो लैम्डा पी इक्वल्स टू 0 ऐसे हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 4z प्लस 4 प्लस एक हम यहाँ पर लैम्डा ऐड कर लेंगे और यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 3z। ओके, इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट ला सकते हैं। ये अगर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टू 0, लैम्डा बीइंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू सिर्फ निकालना है, यहाँ पर पुट कर देना है और क्या हो जाएगा, हमारा स्फीयर का इक्वेशन जो है मिल जाएगा। ओके, सो अभी क्या करेंगे, देखो ये वाले एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, तो इस पॉइंट से ये जो है पास करेगा, इसका नाम दे देते हैं 1। तो ये वाली स्फीयर क्या है, इस पॉइंट से अगर पास करेगा तो यहाँ पर हम एक्स वाई और जेड की जगह पर इसका वैल्यू रख देंगे, तो इसका भी हमें जो है वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। सिंस द स्फीयर 1 passes through the point 2 3 1, तो क्या हो जाएगा, अभी हम इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6x, मतलब 6 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू x का वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और 4 9 1 12 24 माइनस 4 प्लस 4 प्लस लैम्डा, यहाँ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कुछ चीज़ जो है कैंसिल हो रहा है अभी। ओके, और 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14 प्लस यहाँ से आ जाएगा एक -12, यहाँ से आ जाएगा -12, सो आ गया 2 यहाँ पर प्लस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू -2/5। ओके, सो अभी इक्वेशन आ जाएगा। सो द इक्वेशन इज, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अभी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ पर सिर्फ यहाँ इसकी वैल्यू हम रखेंगे। ओके,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 4z प्लस 4, इसका वैल्यू है -2/5, एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दैट इज, अभी देखो यहाँ पर क्या है, नीचे 5 है तो इसको सबको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये हो जाएगा 5x² प्लस y² प्लस z² प्लस 30x माइनस 40y माइनस 20z प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z माइनस ये प्लस हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 0। दैट इज 5x² प्लस y² प्लस z²। तो इसको आप सॉल्व करना है। अभी 30x है, यहाँ पर 2x है, सो 28x, y है 44y और यहाँ पर 26z है और 4 और 12, सो 16 इक्वल्स टू 0। सो गाइज आपने शायद देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 5 से इसे भी मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 20। सो ये अभी 20 और 12, सो ये हो जाएगा 32। सो यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो आ गया उस स्फीयर का इक्वेशन। तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या दिया हुआ होगा, एक डायमीटर की दोनों जो एंड्स होता है उनका कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर which has 3, 4, -1 and -1, 2, 3 as the ends of a diameter, and find its center and radius। ओके, सो हम फर्स्ट इसका सेंटर एंड रेडियस निकालेंगे और उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास अगर सेंटर होगा और रेडियस होगा तो हमें तो मिल ही जाएगा उस स्फीयर का इक्वेशन। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी टाइप में स्फीयर की इक्वेशन आ जाए जहाँ पर यहाँ पर नंबर होगा, यहाँ पर नंबर होगा, यहाँ पर नंबर होगा, ये भी रेडियस है तो ये भी एक नंबर होगा, सपोज 9। सो उस केस में अगर इस स्क्वायर को आप अगर फॉर्मूला यूज़ करोगे कि a-b होल स्क्वायर की जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है, या फिर अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो a+b होल स्क्वायर की फॉर्मूला को यूज़ जब करोगे तो इसकी इक्वेशन ऐसी टाइप आ जाएगा, अगर यहाँ पर जब पॉइंट आप यूज़ करोगे। ओके, सो हम इस वाली को यूज़ करेंगे अभी। तो पहले हम इसका सेंटर एंड रेडियस जो है निकालना है। तो यहाँ पर क्या पता जा रहा है कि ये एक स्फीयर है, इसकी ये है एक डायमीटर, तो ये एक सर्कल नहीं है, ये आपको याद रखना है कि आपको थोड़ा सा इसे सोचना है कि एक स्फीयर है। ओके, सर्कल की तरह ही हम इसे ड्रॉ करते हैं जब भी हम 2D एक पेज में ड्रॉ करें। तो ये इसका डायमीटर है। ओके, सो इस वाली पॉइंट की हमें पता है, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो O पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो उनकी बीचों बीच जो पॉइंट है उसे भी हम निकाल सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा सेंटर। और दोनों इसको अगर इसकी डिस्टेंस को हम देखेंगे, वो क्या है, 2r का डिस्टेंस है। डायमीटर क्या होता है, 2r। सो अगर इसकी डिस्टेंस को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें r मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम करते हैं अभी सेंटर को, लेट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बी, क्या मानते हैं, सपोज x1, y1 और z1 इसे मान लेते हैं। स्फीयर बी x1, y1, z1 और ABC भी मान सकते हो। तो ये सपोज है इसकी सेंटर, लेट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बी ये एंड रेडियस r।
एंड रेडियस बी आर, कि स्फीयर का जो है सेंटर है ये, और ये है रेडियस। तो पहले हम सेंटर को निकालेंगे। देन x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों हैं इस दो पॉइंट, तो इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे निकालेंगे 3 प्लस -1/2। सपोज अब देखो, मैं ये आपने बहुत पहले किया होगा कि अगर यहाँ पर सपोज है 1, ओके, ये है 1 2, ये है 1, ये हो जाएगा 2 2, और ये हो जाएगा 3 2। ओके, सो y को हम कांस्टेंट अभी रख रहे हैं यहाँ पर। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाली पॉइंट अगर हमें इसे पता भी नहीं है तब भी इस वाली से हम इसे ढूंढ सकते हैं। कैसे, अब देखो 1 एंड 3, और हम इसको ऐड कर देंगे और इसे 2 से डिवाइड कर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस सेम है। ओके, ये वाली डिस्टेंस जो है वो है सेम, वो है 1/2, मतलब हाफ। इसे हम दो हिस्सों में हमने इसे बांटा है, तो इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4/2 = 2। मिल गया ये वाली पॉइंट कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली अगर y के भी देखें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2 + 2/2, ये भी 2 आ जाएगा। तो इसी तरह क्योंकि ये दोनों सेम है, ओके, इनका रेशियो क्या है, 1:1 है, तो 1 + 1 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। आपने बहुत पहले सीखा होगा। तो यहाँ पर x1 की जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट जो x की जगह पर है ये प्लस हो जाएगा और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा। सो माइनस प्लस 2/2, सो ये हो जाएगा 1। x2 क्या हो जाएगा, 4 + 2, 4 + 2/2, सो ये जाएगा 6/2, सो 3 हो गया। और x3 क्या हो जाएगा, x3 क्या हो जाएगा, -1 एंड 3 को ऐड करके, ओके, -1 + 3, सो हो जाएगा फिर से 2। सो ये भी हो गया -1 + 3, 2/2, ये भी वो हो गया 1। सो द सेंटर इज 1 3 1, ये हो गया सेंटर। रेडियस क्या होगा, अभी रेडियस तो हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे डायमीटर का, तो हमें मिलेगा 2r, उसे हम r 2 से डिवाइड कर देंगे। r = यहाँ पर लिखते हैं, सो r = ये वाली डिस्टेंस को निकालते हैं, 3 - 1 की होल स्क्वायर। माइनस होता है फॉर्मूला में x - x1 की होल स्क्वायर, ऐसे होता था, तो यहाँ पर है -1, ही हो जाएगा प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 3 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हमें इससे क्या मिलेगा, सिर्फ इससे मिलेगा 2r का वैल्यू, तो उसे 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है। तो ऊपर में क्या आएगा यहाँ पर 16 4 16/2 = 32 and 4 36/2, so 6/2 to 3, so r = 3 यूनिट। तो ये आ गया r का वैल्यू। सो हमें रेडियस भी मिल गया और हमें सेंटर भी मिल गया। अभी हमें निकालना है इक्वेशन। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या करेंगे, x माइनस, यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखते जाएंगे, x - 1 की होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², मतलब 3 स्क्वायर, दैट इज x - 1 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर प्लस z - 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, हमें सेंटर और रेडियस भी जो मिल चुका है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर वो जनरल फॉर्म में इसके क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसे बाहर निकालना है यहाँ से, मतलब x - 1 है तो इसे करना है x² - 2x + 1, ऐसे करना है। तो अब उस टाइप में भी इसका जो है आंसर मिल जाएगा, और ये भी ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ग्रेट सर्कल दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर पहले करते हैं क्वेश्चन को राइट डाउन। सो क्वेश्चन क्या है,
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर having the great circle, having the circle x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y minus 6z plus 7 equals to 0 और 2x minus y plus 2z equals to 5। तो ये है उस सर्कल का इक्वेशन एज ए ग्रेट सर्कल, एज ए ग्रेट सर्कल। मतलब ये सर्कल जो स्फीयर का इक्वेशन हमें निकालना है उसका ये ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल मतलब मैंने बताया था कि अगर स्फीयर को हम बीच में से काटे तो उस प्लेन में क्या हमें मिलेगा, उसका जो सर्कल मिलेगा उसे हम कहेंगे वही सबसे बड़ा सर्कल बनाया जा सकता है एक स्फीयर को काट के। ओके, एक स्फीयर को काट के सबसे बड़ा सर्कल हमें मिल सकता है अगर हम उसे बीच में से काटे तो उसे हम कहेंगे ग्रेट सर्कल। कुछ कुछ चीज और भी हमें जानना है कि इसकी जो सेंटर होगा उस सर्कल का और स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेम जगह पर होगा, और एक चीज कि इसकी जो रेडियस होगा उस स्फीयर का भी सेम रेडियस होगा। ओके, सो अभी देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो पहली वाली क्वेश्चन की तरह हम करेंगे इसे फिर से। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रो द गिवन सर्कल, यहाँ पर हम सर्कल के इक्वेशन पे आप लिख सकते हो, थ्रो द गिवन सर्कल बी। तो कैसे करते हैं हम, इस इतना तक लिखेंगे, उसके साथ लैम्डा के साथ ई से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जो अभी किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू ये वाले लिख देंगे, और इस 5 को हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया उस स्फीयर के इक्वेशन, या इसको नाम देते हैं 1, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट। ओके, तो अभी क्या करेंगे देखो, क्योंकि ये वाली स्फीयर जो, ये तो स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा अगर इसकी वैल्यू हमें मिल जाता है तो, और ये जो सर्कल जैसा मैंने कहा था कि इनके जो दो सेंटर होते हैं ये मिल जाते हैं एक दूसरे से, ये जहाँ पर है ये वाली, क्योंकि इसका रेडियस सेम हो जाता है। ओके, तो इनकी जो सेंटर है वो भी सेम जगह पर हो जाता है। और एक चीज़ आप देखो, क्योंकि ये वाली सर्कल बनता है ये इस वाली प्लेन से, ये वाली प्लेन से। ओके, सो ये वाली जो सर्कल है वो इस प्लेन में लाई कर जाता है। ठीक है, तो हम उसे ठीक से लिखते हैं यहाँ पर। तो उसके पहले हमें इसे थोड़ा सा ठीक ठाक सजा लेना है कि यहाँ पर जो x है ना, इसको एक जगह पर रखना है, x y और z को। तो अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर है -2x और यहाँ पर है लैम्डा 2x, तो यहाँ से हमें 2x कॉमन लेना है। ओके, तो एक्चुअली हमें इसे इस फॉर्मूला पे लाना है, इस जो जनरल इक्वेशन होता है स्फीयर का, इस फॉर्म में इसे लाना है। तो हमें 2 इंटू जी इंटू एक्स कर देना है, तो हमें मिल जाता है सेंटर क्या है। तो देखो यहाँ पर है -g -f -h, ये है सेंटर। मतलब इस जगह पर हम इसे लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाई -g और इंटू एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, -2 इंटू -g इंटू एक्स, यहाँ पर g है सेंटर। तो ऐसे फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर -2x और यहाँ पर प्लस लैम्डा 2x है, सो इसे हम लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो -2। ओके, 2 और अंदर क्या आ जाएगा, -2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा, यहाँ पर है 2 लैम्डा, सो यहाँ पर लैम्डा x और यहाँ पर -x, सो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा x। ओके, फॉर्मूला के लिए क्योंकि माइनस होता है तो यहाँ पर हमने माइनस भी कर दिया, 2 भी एक ला दिया। अगर 2 नहीं हो तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर है 4y माइनस लैम्डा वाई, तो फिर से हमें माइनस कॉमन लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अब 2 भी देना है, यहाँ पर -2 कर देना है, तो ये चीज़ जो है बन जाता है सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो -2। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास है माइनस ले लिया तो यहाँ पर लैम्डा बच जाता है, लैम्डा, और यहाँ पर बच जाता है 4, तो यहाँ से तो 2 चला जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें इसको एक देना है 2, यहाँ पर से अगर 2 ले लेंगे तो -2y, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं z का क्या करेंगे, यहाँ पर -6z और यहाँ पर 5 लैम्डा, तो फिर से यहाँ से भी हमें माइनस लेना है, 2 लेना है, तो यहाँ पर है 6, तो ये हो जाता है 3 और ये होता है +5 लैम्डा बाई 2 z। अभी क्या है हमारे पास, और अभी है यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है -5 लैम्डा, तो 7 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो इसको आप देख के समझ सकते हो कि स्फीयर का सेंटर क्या है। यहाँ पर स्फीयर का सेंटर है 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा बाई 2 -2, मतलब जो कोऑर्डिनेट होता है x1 y1 और z1 की जगह पर, यह है वो तीनों कोऑर्डिनेट उसका। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस प्लेन से इसका रिलेशन, उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर ठीक से लिखते हैं कि सिंस द सेंटर of the sphere, since the center of the sphere coincides with the center of the circle in the case of a great circle। तो क्या होता है, क्योंकि सर्कल है, ग्रेट सर्कल है स्फीयर का, तो उनका जो सेंटर होगा वो मिल जाएगा एक जगह पर। ओके, तो सेम ही हो जाएगा वो सेंटर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या है, हमें जो मिला, यहाँ पर है 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर है लैम्डा बाई 2 -2, और यहाँ पर है 3 + 5 लैम्डा बाई 2। ये है सेंटर ऑफ द स्फीयर मस्ट लाई ऑन द प्लेन, कौन से प्लेन, ये वाला प्लेन के ऊपर, 2x - y + 2z = 5। देन तो यहाँ पर हम जो x y और z की जगह पर है, वहाँ पर क्या कर देंगे, अभी सेंटर का वैल्यू रख देंगे, तो उस सेंटर से, इस वाली प्लेन से वो सेंटर जरूर रहेगा, क्योंकि देखो वो सर्कल क्या करता है, इस प्लेन में लाई करता है, तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा, तो ये है वो तीनों पॉइंट उस प्लेन या फिर सर्कल का सेंटर। तो ये पॉइंट जरूर इस प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी एक्स वाई और जेड की जगह पर ये रख देंगे, उसके बाद हम इसका वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकेंगे, और उसको निकाल के बस यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हो जाता है 2 1 माइनस लैम्डा माइनस वाई की जगह पर लैम्डा बाई 2 -2 प्लस 2 × 3 + 5 लैम्डा बाई 2 = 5, और 2 - 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 + 2 + 6 + 5 लैम्डा = 5, और 2 लैम्डा है यहाँ पर, 5 लैम्डा है, तो हो जाएगा 3 लैम्डा। अभी 3 लैम्डा से अगर हम हाफ लैम्डा को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलता है 5/2 एक्चुअली, 5/2 लैम्डा। ओके, सो यहाँ पर 2 है, 2 2 4 + 6 हो जाता है 10, उस तरफ चला जाएगा तो -5,
और लैम्डा इक्वल्स टू हो जाता है -2। तो इसका वैल्यू हमें मिल चुका है -2। अभी इसको हम इस वाली और या फिर ये वाली दोनों इक्वेशन की किसी में भी रखेंगे तो हमें स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा। सपोज हम यहाँ पर रखते हैं उसको, तो हमें फिर से इसको सजाना नहीं पड़ेगा, एक्स वाई और जेड की जगह पर है यहाँ पर। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 1 माइनस यहाँ पर -2 देना है अभी यहाँ पर। सो हो जाएगा 1 + 2x -2। तो हम 2 को इसे मल्टीप्लाई कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एनीवे सो ये हो जाएगा λ/2। सो यहाँ पर है -2, यहाँ पर है 2, सो हो जाएगा -1 -2 y। ओके, और -2 इंटू ये वाली चीज़। अब यहाँ पर फिर से ये -2 हो जाएगा, तो -2 अगर हम इससे यहाँ कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो ये वाली चीज़। सो गाइस यहाँ पर फाइनल जो आंसर आ रहा है उसे सॉल्व करके कि x² + y² + z² -6x + 6y + 4z + 17 = 0। सो ये आ गया हमारा स्पेयर का जो है फाइनल आंसर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप अपनी किताब में से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो उसे आप कर सकते हो। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए अभी कि कैसे हम इक्वेशन जो है निकाल सकते हैं। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस कर लिए इस वीडियो पे। तो पहली वाली जो 3 क्वेश्चंस था जिसका वीडियो पहले अपलोड हो चुका था, उसे भी ज़रूर देखना। तो इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बच गया है स्पेयर का, तो हम उसे भी देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो पे। और इस वीडियो में हम जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालने वाले हैं स्पेयर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 एक्चुअली कंडीशन दे रखा है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन में, और उसको यूज़ करके आपको जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना हो सकता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो एक गिवन स्पेयर मतलब एक स्पेयर का इक्वेशन, उसके साथ एक पॉइंट दिया हो सकता है, एक स्पेयर का इक्वेशन, और एक जो टेंजेंट प्लेन हम निकालेंगे उसका पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन दिया हो सकता है। तो उससे हमें जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है एक्चुअली। अगर हम 2D में एक सर्कल को सोचें तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट लाइन। सो ये थोड़ा सा अंदर चला गया एक्चुअली, ऐसे जो सिर्फ टच करेगा एक पॉइंट पे। तो ऐसे हम जो है टेंजेंट लाइन कर सकते थे सर्कल का। वैसे ही एक अगर हम स्पेयर को सोचे, आप एक बॉल को सोच सकते हो, उसके ऊपर सपोज आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया। ओके, तो एक जगह पर वो टच करेगा तो उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट को, और इस प्लेन को हम कहेंगे टेंजेंट प्लेन। ओके, आप अब अपनी आप खुद से सोच सकते हो कि एक बॉल के ऊपर अगर हम एक फुटबॉल के ऊपर अगर हम एक कार्डबोर्ड रखेंगे तो वहाँ पर एक जगह पर टच करेगा तो ये प्लेन बन जाएगा टेंजेंट प्लेन, और जो भी जगह पर टच होगा वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्चुअली। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो है इस पे लेंगे कि गिवन स्पेयर एंड गिवन पॉइंट। तो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्पेयर। और एक स्पेयर का इक्वेशन, स्पेयर है कौन सा, x² + y² + z² + 4x - 2y + 6z - 3z = 0 at the point 1 2 3। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दिया रखा है वो है 1 2 3। तो इस पॉइंट में एक प्लेन इसको कांटेक्ट करेगा तो वो वाली प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ओके, स्फीयर का जो टचिंग पॉइंट है वो है 1 2 3। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है यहाँ पर।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो अपनी नोट में। तो अगर एक इक्वेशन हो स्फीयर का, तो जैसे देख सकते हो, एक जनरल फॉर्म है स्फीयर का। तो जनरल फॉर्म में अगर ये एक स्फीयर का इक्वेशन है और पॉइंट भी दिया रखा है ए अल्फा बीटा गामा, तो उसके हिसाब से जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होगा वो होगा ये कि यहाँ से हमें जी, एफ और एच इनका वैल्यू जो है निकालना है। तो ऐसा आप इस इक्वेशन को देख के जी एफ एच का वैल्यू निकाल सकते हो। तो जी एफ एच का वैल्यू निकालना है, पॉइंट दिए रखा है क्या, अल्फा बीटा और गामा। तो उस केस में हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और हमें जो है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले हम जी, एफ और एच का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन जो होता है स्फीयर का, कोई भी स्फीयर का, उसके साथ इसे कंपेयर करते हैं कि कंपेयरिंग द गिवन स्फीयर विथ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गलती किया है कि ये 32 है, ओके, 3z नहीं, क्योंकि एक बार तो z हमने लिखा है, ये 32 है। तो प्लस डी इक्वल्स टू 0, हमें यहाँ पर डी का भी वैल्यू जो है निकालना है हमें। तो हमें क्या क्या मिलेगा, वी गेट जी इक्वल्स टू, अब इसको कंपेयर करो तो 2gx, 2x को अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो हमें मिलता है 2, तो जी का वैल्यू हो गया 2। यहाँ पर 2y, अगर 2y को हम छोड़ दें तो हमें f का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। f इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6z। तो वहाँ पर 2z को आप छोड़ो तो h का वैल्यू आ जाता है 3, और d का वैल्यू जैसे आप देख सकते हो इस इक्वेशन से, इसका वैल्यू हो जाएगा 32, -32, क्योंकि यहाँ पर प्लस d है, प्लस ऑफ -32, सो d का वैल्यू हो गया -32, और ये वाला है पॉइंट। सो अभी हम जो है इस वाली फॉर्मूला को यूज करके इक्वेशन को लिख देंगे। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन इज, ऑफ द टेंजेंट प्लेन इज, तो क्या हो जाएगा x इंटू अल्फा प्लस जी। सो अल्फा बीटा गामा तो ये है 1 2 और 3, और यहाँ पर है जी, एफ और एच। ओके, सो पहले होगा प्लस, सो 1 प्लस 2 प्लस वाई इंटू ये 2 प्लस यहाँ पर है माइनस, सो माइनस हो जाएगा, प्लस जेड इंटू 3 प्लस ये 3। अभी क्या है प्लस, अब देखो अल्फा जी बीटा एफ और गामा एच जो है मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और यहाँ पर डी बी प्लस हो जाएगा इनके साथ। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, -2 इंटू 1 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 देता हूँ, 2 इंटू -1, और प्लस 3 इंटू 3, और यहाँ पर डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस डी, तो डी का वैल्यू रख देंगे हम, -32 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दैट इज, तो ये देख सकते हो 3x है, यहाँ पर 2 - 1 मतलब सिर्फ y, और यहाँ पर 6z। अब देखो 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू -1 2, सो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ये है 3 इंटू 3 9, सो +9 -32, ये हो जाएगा -23 इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इज 3x प्लस वाई प्लस 6z, 23 को हम उस तरफ कर सकते हैं, तो ये आ गया 3x प्लस वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 23। सो ये क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट का प्लेन है। तो अगर पॉइंट दे रखा हो और एक स्फीयर दे रखा हो, तो उस केस में आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 20, ये वाला जो है प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन हम। सो गाइज, यहाँ पर जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वहाँ पर एक स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है और पैरेलल प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। सो find the equation of a tangent plane
ओके, ऑफ दा करते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, स्फीयर का इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड एक पैरेलल प्लेन, सो पैरेलल टू द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है और पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि अगर ये वाला है वो वाला स्फीयर जिसका सपोज यहाँ पर जो है सेंटर है, और ये वाला है वो वाला टेंजेंट प्लेन। ओके, सो इससे एक पैरेलल प्लेन, सपोज ये वाला जो प्लेन ऊपर में हमारे पास है, ये प्लेन क्या होगा, इससे पैरेलल होगा। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा है ये। तो ये वाला है टेंजेंट प्लेन और ये वाला है उसका पैरेलल प्लेन। एक चीज़ आप देखो कि ये वाली जो प्लेन है, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, ओके, वो इस स्फीयर का रेडियस का इक्वल होगा। ये चीज़ हमें बाद में जो है यूज़ करना पड़ेगा इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहली चीज़ जो है हमारे पास वह है इस प्लेन से पैरेलल है। तो हमें पता है कि एक प्लेन से अगर और एक प्लेन पैरेलल होगा तो उनके बीच में एक रिलेशन जो है आ जाता है। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो इसकी पैरेलल प्लेन का इक्वेशन पहले हम लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स the equation of the plane parallel to the plane, पैरेलल टू द प्लेन, ये वाली प्लेन का अगर पैरेलल होगा कोई प्लेन, इज कैसा होगा, कोऑर्डिनेट जो भी कोएफिशिएंट जो सेम है इनका, एक्स वाई और जेड का जो कोएफिशिएंट है उसका भी वही होगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड ऐसा होगा इक्वल्स टू पी। ओके, सो पी भी ए कांस्टेंट, जहाँ पर पी ए कांस्टेंट है। तो ये वाला है इक्वेशन उस वाले स्ट्रेट लाइन का। तो हमें सिर्फ पी का वैल्यू, अगर हम प्लेन का इक्वेशन नहीं है, तो पी का वैल्यू अगर हम निकाल पाए तो हमें उस प्लेन का भी इक्वेशन जो है मिल जाएगा। तो इस पी को निकालने के लिए हमें स्फीयर का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये लिखते हैं हम यहाँ पर कि इफ़ द प्लेन, ओके, एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करते हैं कि विच ये वाला प्लेन क्या करेगा, क्योंकि ये तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। तो ये वाला प्लेन ही है टेंजेंट प्लेन, पी का वैल्यू हमें निकालना है। तो विच टचेस द स्फीयर, तो ये वाली जो प्लेन का इक्वेशन है, ये वाली प्लेन, ये हमारी जो स्फीयर है ये वाला, इसको टच करता है। तो स्फीयर का इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं हम। तो पहले हमने कर लिया कि इससे पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद हम करने जा रहे हैं कि रिलेशन निकालेंगे इन दोनों का और पी का वैल्यू हमें मिलेगा। तो विच टचेस द स्फीयर, ये अब देखो, इफ द प्लेन touches the sphere, then the length of the perpendicular from the center of the sphere to the plane will be equal to the radius of the sphere। क्या है कि इफ द प्लेन टचेस द स्फीयर, अगर ये प्लेन स्फीयर को टच करेगा, क्योंकि ये तो टेंजेंट प्लेन है तो टच तो करेगा ही एक पॉइंट पे, देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर से
इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किससे इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इसका रेडियस से। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे स्फीयर का सेंटर का किसके साथ, इस प्लेन के साथ। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको कि सपोज स्ट्रेट लाइन प्लेन जो है वो है एल एक्स प्लस एल वाई एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। तो सपोज ये है उस प्लेन का इक्वेशन, कोई भी प्लेन का इक्वेशन, और स्फीयर का इक्वेशन सपोज ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस डी इक्वल्स टू 0। सपोज ये है उस स्ट्रेट लाइन स्फीयर का इक्वेशन। तो क्योंकि तो ये जो चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं अभी, देखो क्योंकि ये जो प्लेन है वो टेंजेंट प्लेन अगर हो तो क्या करेगा, वो जहाँ पर टच करेगा एक स्फीयर के ऊपर में, जहाँ पर टच करेगा इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर तक, वही क्या हो जाएगा, स्फीयर का रेडियस आर हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सेंटर से, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, तो पॉइंट से ये वाली जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, माइनस जी, ये वाली माइनस जी और यहाँ पर एल, सो माइनस जी एल माइनस जी के बाद एफ माइनस एफ इंटू माइनस एफ इंटू एम, यहाँ पर माइनस एच इंटू एन और यहाँ पर माइनस पी। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ ये चीज़। सो यहाँ पर हो जाएगा रेडियस का। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस, तो इनका इसका भी रूट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी इसका रूट। तो ये हो जाएगा रेडियस, आर की जगह पर इसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है अभी। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इस वाली डिस्टेंस ऊपर वाला, तो इसके जगह पर हम डायरेक्टली इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको हम दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दें तो लेफ्ट साइड में इसकी स्क्वायर आ जाता है और इसकी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट उठ जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट उठ जाएगा, और इसको हम राइट साइड में अगर भेज देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला की तरीके से इसे लिख रहा हूँ अभी। सो ये अगर हम माइनस भी यहाँ पर कॉमन ले लें सबसे, क्योंकि सभी जगह पर यहाँ पर क्या है, माइनस है। सो ये हो जाएगा जी एल प्लस एफ एन एफ एम, ओके, प्लस एच एन प्लस पी इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करके हमें पी का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जी एफ एच माइनस जी माइनस एफ, और जी एफ एच का भी अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, जी का वैल्यू है माइनस जी का नहीं, तो सेंटर एक्चुअली माइनस जी होता है, माइनस जी माइनस एफ माइनस एच, पर हम यहाँ पर जी एफ और एच का वैल्यू रखेंगे और एलिमेंट का वैल्यू हमें पता है 1 -1 और -1। सो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं जी का वैल्यू क्या है, -1 1 है, -1 है जी का वैल्यू। सो -1 इंटू यहाँ पर 1, सो -1 हो गया। अब देखो इफ का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -2 है। ओके, क्योंकि फॉर्मूला में तो ये प्लस होता है, तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि एच का वैल्यू क्या है, -2 है। सो -2 और यहाँ पर एम का वैल्यू क्या है, -1, सो -2 इंटू -1
2 हो जाएगा। फिर से h का वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर ये n का वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। सो -1 इंटू -3 +3 प्लस p होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल क्या है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट का वैल्यू, एल है 1, एम है -1 और एन है -1। सो एलिमेंट का वैल्यू 1 -1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया है 3। अब इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर 1 -1 2 और 3 आएगा जी एफ और एच की जगह पर। सो उसकी होल स्क्वायर की सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर 10 एंड 2 स्क्वायर 4। सो 14 माइनस डी। अब डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 2, तो माइनस डी का वैल्यू हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 सो 12। और यहाँ पर क्या आ रहा है p प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और p प्लस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस -6। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सो p का दो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, एक है p प्लस 4 इक्वल्स टू +6, तो उस केस में आ जाएगा 2, और एक केस p प्लस 4 इक्वल्स टू -6, तो 4 ऊपर उधर चला जाएगा तो आ जाएगा p इक्वल्स टू -10। सो ये दो वैल्यू जो है p का आ रहा है, इसके हिसाब से इक्वेशन। सो द इक्वेशन इज क्या है इक्वेशन, तो देखो ये वाला इक्वेशन, तो p का वैल्यू 2 बार रखना है। तो इक्वेशन आ रहा है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, और एक इक्वेशन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू -10। दैट इज हम इसको लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। तो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्वेश्चन ये वाला। तो अभी नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट वाली जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पर एक स्फीयर का इक्वेशन दिया होगा और एक स्ट्रेट लाइन। तो टेंजेंट प्लेन क्या करता है, उस स्ट्रेट लाइन से पास करता है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अभी। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन। ओके, सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन। यहाँ पर दो इक्वेशंस आने वाला है शायद। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और विच पास थ्रू the straight line 3 into 16 minus x equals to 2y plus 30 equals to 3z। सो ये वाला है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और प्लेन इससे पास करता है। तो इस केस में हमें पहले क्या करना है, हमें इस जो स्ट्रेट लाइन दे रखा है इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म मतलब क्या, एक प्लेन का इक्वेशन इक्वल्स टू और एक प्लेन का इक्वेशन इक्वल्स टू 0, ऐसे हम लिखते हैं। तो हम इसको और इसको इक्वल करेंगे और इसको और इसको इक्वल करेंगे। तो पहले हम वो काम कर लेते हैं। तो जब देख सकते हो 3 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3z, ये एक चीज़, और 2y प्लस 30 इक्वल्स टू 3z, ये एक आ रहा है। सो यहाँ से आ रहा है z x, अगर हम इसको भी इस दोनों को इस तरफ करें तो x प्लस जेड माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और इस केस में 2y माइनस 3z प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दो प्लेन का इक्वेशन आ रहा है। ओके, ऐसे इसे हम लिख सकते हैं। तो ये है जनरल फॉर्म, दो प्लेन को एक साथ लिखना। तो पहले भी मैंने ये बताया था कि क्यों एक स्ट्रेट लाइन दो प्लेन से ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, दो अलग अलग प्लेन का इंटरसेक्टिंग होता है। ओके, अगर कोई भी दो प्लेन अगर कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा वही है एक स्ट्रेट लाइन। तो उस वाले स्ट्रेट लाइन को इस दो प्लेन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसीलिए इसे ऐसे ये दिखने में होता है। तो अभी क्या करेंगे हम कि, तो प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा
इन इस स्ट्रेट लाइन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन प्लेन का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the given straight line is of the form क्या, लैम्डा इंटू एक्स प्लस जेड माइनस 16 प्लस म्यू इंटू 2y माइनस 3z प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इन दोनों का वैल्यू जो हमें निकालना है, where lambda and mu are variable parameters and both of them are not simultaneously जीरो, मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। ओके, सो ये है स्ट्रेट लाइन का, इसको नाम दे देते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई और जेड को एक साथ लिखेंगे। सो इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि लैम्डा एक्स। ओके, द इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज lambda x plus 2 mu y प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू जेड। देख सकते हो यहाँ से आएगा लैम्डा जेड और यहाँ पर से आएगा -3 म्यू जेड। सो जेड वहाँ पर से हमने कॉमन ले लिया और इक्वल्स टू ये आ जाएगा 16 लैम्डा माइनस 30 म्यू। तो यहाँ से हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो है निकालना है, तो इसे भी नाम दे देते हैं 2। इसका नंबर है 2 नंबर। अब देखो इसके फर्स्ट केस में हमने जो किया था वही चीज़ यहाँ पर हम रिपीट करेंगे और हमें इनका वैल्यू जो है मिल जाएगा और फिर हमें उस प्लेन का भी इक्वेशन जो है मिल जाएगा। सो वो वाली चीज़ जो हमने किया था कि एफ एल प्लस जी एम, ओके जी एल प्लस एफ एम प्लस एच एन, ओके, प्लस पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जो चीज़ हमने उस फॉर्मूला पे लिखा था आप देख सकते हो अभी। सो ये इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इक्वल्स टू हो जाता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। ओके, सो ये आता है वो वाली इक्वेशन, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो वही वाली सेम कंडीशन जो है यहाँ पर भी आएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द plane to touch the given sphere if, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर उस केस में जी एफ और एच का वैल्यू आप देख सकते हो, स्पीयर में से हमें मिल जाएगा जी एफ और एच का वैल्यू। सो जी एफ और एच का वैल्यू हमें मिलेगा, यहाँ पर एक्स है, वाई नहीं है इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब है कि वाई का जगह पर जो होता है एफ होता है उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 और यहाँ पर z के साथ है 2z के साथ है -1, सो ये हो गया -1 और यहाँ पर 2x के साथ है 3, सो 3 0 -1, ये है इसका सेंटर जी एफ, सेंटर नहीं जी एफ और एच का वैल्यू यहाँ पर 3 0 1 -1 और उससे हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है एल एम और एन यहाँ से। तो यहाँ पर एल एम और एन का वैल्यू है ये, तो इसे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड में। सो इससे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 0 माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू, अगर हम -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा माइनस 3 म्यू को, प्लस 16 लैम्डा माइनस 30 म्यू। तो इस पहले केस में जहाँ पर p था उस p के जगह पर हमने ये लिख दिया। ओके, p के जगह पर हमको ये लिखना है स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर
प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू इसकी स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस 1 माइनस 1। 9 प्लस 1 माइनस 1 हमें कहाँ से मिला? देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 इसलिए मैंने नहीं लिखा, और -1 की स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ से ये जो जी एफ स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस डी है, तो डी का वैल्यू क्या है यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन को आप देख सकते हो, डी का वैल्यू है 1, सो माइनस डी मतलब -1। इसे हमें अभी सॉल्व करना है। इसे हम लिख सकते हैं कि और 18 लैम्डा माइनस 27 म्यू इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में जो है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा म्यू प्लस 9 म्यू स्क्वायर, और जो 9 वो कैलकुलेशन करके आ रहा है यहाँ पर 9, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अगर अंदर से स्क्वायर है तो 9 बाहर आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 6 लैम्डा माइनस 9 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं लैम्डा स्क्वायर, सो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 म्यू स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा म्यू। इसे मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप समझ ही सकते हो इसको, थोड़ा सा बहुत ही आसानी कैलकुलेशन है इसका। तो यहाँ पर है 9 से कैंसिल कर देते हैं, और ये चीज़ क्या हो जाएगा 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 108 लैम्डा इंटू म्यू प्लस 81 म्यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो चीज़ है अभी इसे लिख देते हैं जैसा है। सो इससे हम लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड में आके कैलकुलेशन करें तो 34 लैम्डा स्क्वायर माइनस 02 म्यू, और ये क्या हो जाएगा 8 and 68 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अब देख सकते हो 34 हम कॉमन ले सकते हैं इनसे, ओके 34 कॉमन लेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो 34 उस तरफ कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करना है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ये, तो ये आ जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा म्यू, ऐसे कर सकते हैं इसे इक्वल्स टू 0, और ये आ रहा है लैम्डा माइनस 2 म्यू, और यहाँ से हम म्यू लेंगे तो लैम्डा माइनस 2 म्यू टू 0, और लैम्डा माइनस म्यू और एक लैम्डा माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से हमें लैम्डा बाई म्यू इसका वैल्यू जो है निकालना है। सो लैम्डा बाई म्यू माइनस 1, सो और लिखते हैं, और यहाँ पर भी लैम्डा बाई यू। तो हमने क्या किया, म्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अगर म्यू लेंगे तो लैम्डा बाई म्यू माइनस 1, और यहाँ से अगर लेंगे तो लैम्डा बाई म्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा बाई म्यू इसकी दो वैल्यू हमें मिल रहा है अभी, एक है 1 और एक है 2, ओके। अभी देखो इक्वेशन 1 में क्या था उसे मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, वो था लैम्डा एक्स प्लस 2 म्यू वाई प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू इंटू जेड इक्वल्स टू 16 लैम्डा माइनस 30 म्यू। तो बोथ साइड से अगर हम म्यू को लेके कैंसिल कर देंगे तो जहाँ पर भी लैम्डा है उस जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। सो हम वही लिखेंगे यहाँ पर कि the equation 2 can be written as कैसे लिखा जा सकता है कि लैम्डा बाई म्यू एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा बाई म्यू माइनस 3z इक्वल्स टू 16 लैम्डा बाई म्यू माइनस 30। दोनों तरफ से हमने म्यू लेकर उसे कैंसिल कर दिया, तो इस जगह पर आ जाएगा म्यू, क्योंकि यहाँ पर तो म्यू नहीं था, अगर हम इससे कॉमन लेंगे म्यू तो नीचे आ जाएगा म्यू और ये वाला चला जाएगा। तो ये है, तो हमें तो अभी क्या है, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएंगे। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर दो इक्वेशन जो हमें मिलेगा,
एक 1 रखने से 2 रखने से, तो 1 रखते हैं पहले, तो यह आ जाएगा x प्लस 2y, 1 माइनस 3 माइनस मतलब 2 माइनस 2z इक्वल्स टू, अगर 1 रखेंगे तो 16 1 आ जाएगा यहाँ पर, 16 इंटू 1, सो 16 माइनस 30 माइनस 15 आ जाएगा। और एक है 2x, अगर 2 रखेंगे इसमें इसका वैल्यू, सो 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 2। दैट इज, इसको हम लेफ्ट साइड में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सो x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 14 इक्वल्स टू 0, और एक है 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 2। तो ये वाला है दो प्लेन का इक्वेशन, दो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वही वो क्वेश्चन वही अगली वाली मतलब पहली वाली क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो मैं उसे एक बार लिखता हूँ यहाँ पर कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स, find the equations of the tangent planes to the sphere x square plus y square plus z square plus 2x minus 4y plus 6z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यह है स्पेयर का इक्वेशन जिसके ऊपर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। विच इंटरसेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन in the straight line 6x minus 3y minus 23 equals to 0 equals to 3z plus 2। ठीक है, तो इसको हम दो स्ट्रेट लाइन की दो प्लेन की इक्वेशन में भी लिख सकते हैं ऐसे कि 6x माइनस 3y माइनस 23 इक्वल्स टू 0 और 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो ध्यान से कि विच इंटरसेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन। तो पहली वाली जो क्वेश्चन था उसमें था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द एक स्फीयर का इक्वेशन, और क्या था, पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, क्यों स्ट्रेट लाइन से पास करता है। वही चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है विच इंटरसेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन। सो एक चीज़ में अब देखो कि अगर हम एक सर्कल को ले लें, ओके, तो यहाँ पर दो तरीके से टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। या तो सपोज ये दो टेंजेंट लाइंस हैं जो कि पैरेलल है, ओके, और एक चीज़ हो सकता है सपोज ये एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर है सपोज, और एक अब देखो ये वाली, तो ये जो है इसको हम नाम देते हैं ए बी और सी डी, ये है इंटरसेक्टिंग टेंजेंट लाइंस, ओके। सो ये क्या होगा, एक पॉइंट में जाके सपोज इसका नाम है पी, तो एक पॉइंट में ये दोनों टेंजेंट लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो वैसे ही अगर आप स्फीयर को ले लो, एक स्फीयर है तो इस यहाँ पर एक सपोज प्लेन है और यहाँ पर एक प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन क्या करेगा, यहाँ पर एक टेंजेंट प्लेन है जो कि इस दोनों पॉइंट में टेंजेंट होता है, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्फीयर के साथ, तो वो दोनों प्लेन जाकर एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है। और दो प्लेन हमेशा क्या करेगा, या तो वो पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग प्लेन होगा, और जब भी वो इंटरसेक्टिंग प्लेन होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, ओके। तो उसका इंटरसेक्टिंग क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सपोज ये है एक प्लेन और ये है एक प्लेन, तो अब देखो उसी स्ट्रेट लाइन से दोनों प्लेन जो है पास करता है, ओके। इस स्ट्रेट लाइन से ये वाला प्लेन भी पास करेगा और ये वाला प्लेन भी पास करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर, और विच, इतना तक लिखने के बाद हम इसे लिख सकते हैं विच पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन को। तो पहली वाली जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के इसे जो है लिखा गया है। तो उसी सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर, और एक स्फीयर का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 113 इक्वल्स टू 0, which are parallel to the straight lines। तो टेंजेंट प्लेन क्या है, दो स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है, और यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है सिमेट्रिकल फॉर्म में, x प्लस 5/2 इक्वल्स टू y माइनस 1/-3 इक्वल्स टू z प्लस 13/2 एंड x प्लस 7/3 इक्वल्स टू y प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 8/0। सो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है। तो पहले हम दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं एक और दो। तो इसका नाम मैं देता हूँ 1, और यहाँ पर सेकेंड वाला बाई 0, तो इसका नाम देते हैं 2। तो अभी देखो हम मान लेते हैं कि प्लेन्स का इक्वेशन है, लेट द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स बी, कि मान लेते हैं कि प्लेन्स का इक्वेशंस है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू k, इसका नाम देते हैं 3। तो हमने ये मान लिया है। अभी देखो क्योंकि ये वाला जो प्लेन है वो इस स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है, तो क्या होगा, सिंस इट इज पैरेलल टू वन, एक प्लेन अगर एक स्ट्रेट लाइन से पैरेलल हो और अगर वो सिमेट्रिकल फॉर्म में ऐसे दिया होना चाहिए, तो क्या होता है कि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होता है और इसका रेशियोज होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है। मतलब l इंटू 2, मतलब 2 इंटू एल माइनस प्लस -3 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, m होगा, तो -3 इंटू एम, फिर से प्लस 2 इंटू एन, सो प्लस 2 इंटू एन इक्वल्स टू 0। सिंस इट इज पैरेलल टू, इस दो वाली जो स्ट्रेट लाइन है इससे भी पैरेलल है ये वाली प्लेन, सिंस इट इज पैरेलल टू 2, तो फिर से वही चीज होगा कि 3 इंटू एल माइनस 2 इंटू एम एंड 0 इंटू एन प्लस 0 इंटू एन इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला, सो 2l माइनस 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0, और 3l माइनस 2m प्लस 0 इंटू एन इक्वल्स टू 0। सो अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन l बाय m बाय और n बाय, तो इनका रेशियोज निकालना है। अभी l को करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू 0 और 2 इंटू 2 -4, सो फॉर्मूला के लिए होता है +4। m का बारी, तो ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा, 3 इंटू 2 हो गया 6, और यहाँ पर 2 इंटू 0, सो ये हो गया 0 -0, एनीवे एक ही चीज़ आता है। और n की बार, n का क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू -2, सो हो गया -4, और यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस है 9 यहाँ पर, सो ये हो जाता है +9। ओके, सो दैट इज l बाई 4, m बाई 6 एंड n बाई जो होता है -4 + 9 5। तो हमें ये मिला, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 4x my 6m। ओके, m की जगह पर हम 6 लिख सकते हैं और n की जगह पर 5, सो 5 0 हो जाएगा। और इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, अब देखो हम एक काम करते हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं।
क्योंकि हमें जो है डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू मिला है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सो द इक्वेशन 3 बिकम्स, तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है 4x प्लस 6y प्लस 5z इक्वल्स टू, अब देखो एक चीज देखो यहाँ पर, हम l की जगह पर 4 को नहीं रख सकते, ये तो रेशियोज में दिया गया है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये इक्वल्स टू t है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगा 4tx, m का वैल्यू 60x, y का वैल्यू 60x, n का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे सर, n का वैल्यू 5tx, और यहाँ पर अगर k रखेंगे और यहाँ से t कॉमन लेंगे, तो मैं यहाँ पर अभी p लिख रहा हूँ, मैं अभी समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पर p लिखा और k कैसे हम नहीं रख सकते यहाँ पर। तो इसके लिए हम थोड़ा सा राफ में यहाँ पर लिखते हैं, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। सो द इक्वेशन 3 बिकम्स, ये जो इक्वेशन है इसे ऐसे लिखा जा सकता है, p बीइंग ए कांस्टेंट। ओके, सो अभी मैं बताता हूँ क्यों हम इसे के यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चीज जो है रेशियोज में दिया गया है। ओके, सो इसे मैं राफ में कर रहा हूँ, क्योंकि इसे l/4 m/6 n/5 इसे रेशियोज में दिया गया है, तो इसको हम t मान सकते हैं। तो l का वैल्यू आ जाएगा 4t, m का वैल्यू 60 एंड n का वैल्यू 5t। सो वो जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया था उसका आप क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर 4tx प्लस 6ty एंड 5tz इक्वल्स टू k। सो अब लेफ्ट साइड से t अगर कॉमन लेके राइट साइड में भेज दोगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 5z इक्वल्स टू k/t। ओके, सो उसी k/t की जगह पर हमने यहाँ पर डायरेक्टली p रख दिया है, सो p बीइंग ए कांस्टेंट। तो इसीलिए हमने जब यहाँ पर रेशियो एलिमेंट का वैल्यू यहाँ पर रखा तो k को चेंज करके हमने कर दिया p। तो ये बन जाता है प्लेन का इक्वेशन। अभी पहले वाले हमने जब क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसे भी करेंगे, और p का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हमें जो आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ प्लेन का इक्वेशन, 4x 6y प्लस 5z इक्वल्स टू p, which touches the which touch the sphere, कौन सा स्पेयर, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 10x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 113 इक्वल्स टू 0। तो फिर से वो सेम चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये टेंजेंट प्लेन स्पेयर का अगर ये प्लेन अगर टेंजेंट प्लेन हुआ स्पेयर का, तो इसकी डिस्टेंस सेंटर से जितना होगा रेडियस भी उतना ही होगा। तो वही चीज हम फिर से लिखेंगे कि इफ द planes touch the sphere, then the length of the perpendicular from the center of the sphere, सेंटर से डिस्टेंस स्पेयर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना तक, प्लेन तक, टू द प्लेन will be equal to the radius of the sphere। और उसके बाद हम वही कंडीशन को यहाँ पर लिख सकते हैं कि GL प्लस FM प्लस HN प्लस P इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू L² प्लस M² प्लस N², और यहाँ पर G² प्लस F² प्लस H² माइनस D, और इसका वैल्यू रखते जाओ तो यहाँ पर G, F और H का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि G का वैल्यू क्या है। यहाँ पर G का वैल्यू है -5, और F का वैल्यू यहाँ पर है 1, और H का वैल्यू क्या है, अगर हम 2Z को छोड़ दें तो 13 × 2, सो ये हो गया 13। ओके, और इस केस में आप देख सकते हो एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 4, 6 एंड 5। ओके, ये आप देखो, तो यहाँ पर हम उसी का वैल्यू रखेंगे। सो 4 × 5 × 4
प्लस 1 इंटू 6 प्लस 13 इंटू 5 प्लस पी इसका होल स्क्वायर। अभी एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एलिमेंट का वैल्यू है 465, सो इसकी जगह पर हम इसकी स्क्वायर करके रख रहे हैं, तो एल स्क्वायर मतलब 16, एम स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर सो 36 और एन स्क्वायर मतलब 25। यहाँ पर भी, तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या है? -113 है। ओके, डी का वैल्यू है -113। सो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे, जी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 25, एफ स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर मतलब 1, एच स्क्वायर मतलब 169 और माइनस डी है। यहाँ पर डी का ही वैल्यू है -113 और यहाँ पर है माइनस डी, से ये हो गया प्लस, तो ये आ गया। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये है -20, ये है 6 और ये है 65, सो ये आ रहा है 71 एंड -20 सो 51, सो p प्लस 51 इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 36 प्लस 25, सो ये आ रहा है 77 और ये चीज़ ये है 308, सो ये आ रहा है। और p प्लस 51 की स्क्वायर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 154 की होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, तो हम इसे ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। सो p प्लस 51 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 154। सो p का दो वैल्यू आएगा यहाँ पर, एक होगा p इक्वल्स टू 103 और एक वैल्यू जो आ रहा है वह है -205। ओके, सो अब देख सकते हो कि हम अभी p का वैल्यू मिल गया है, तो हम पुट कर सकते हैं p का वैल्यू उस इक्वेशन में जो प्लेन का इक्वेशन था और हमें आंसर मिल जाएगा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स आर, दो इक्वेशन हमें मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स आर, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y प्लस 5z प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि p हमारा राइट साइड में था तो 103 कॉमा दे के सेकेंड वाला लिखेंगे 4x प्लस 6y प्लस 5z इक्वल्स टू -205। सो जो माइनस में है उसे दूसरी तरफ में हम ले जाएंगे, तो इसे और भी ठीक थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं कि दैट इज 4x प्लस 6y प्लस 5z इक्वल्स टू 103 एंड यहाँ पर 4x प्लस 6y प्लस 5z प्लस 205 इक्वल्स टू 0। सो दो इक्वेशन हमें मिल चुका है और यही है फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम दूसरे वीडियो में फिर से थोड़ा सा स्पेयर का क्वेश्चन बच गया है और भी अलग टॉपिक में हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रियल का पार्ट में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस का थोड़ा सा क्वेश्चंस। तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हम कोई और वाली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।